हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज के अंदर प्लांट्स फिजियोलॉजी के बारे में, जिसको कि पादप कार्यकी कहते हैं। चलिए देखिए तो क्या है। प्लांट्स के बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड बात हमने किया, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे। तो क्या है, हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी है, पादप कार्यकी, मतलब पादप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े, डिटेल में नहीं मतलब वन लाइनर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्लांट के बारे में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसको कि हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और कैसे कार्य करता है, इसके वन लाइनर को समझते हैं। इसके वन लाइनर को समझने से पहले हम कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये एक इमेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा सन है। ये क्या है? सन है। सन से लाइट एनर्जी आती है कहां? अर्थ सरफेस पर। अब ये लाइट एनर्जी जो आती है, ये पौधों के हरे पत्तियों पर आती है। देखिएगा, ये कहां पर आ रहा है? हरे पत्तियों पर। अब इन्वायरमेंट में जो हमारा वायुमंडल है, कहां? हमारा जो वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट के अंदर एक गैस मौजूद होता है, गैस की मौजूदगी होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे पहला स्टेप था हमारा, हमारे पास एक सन है। सन से जो प्रकाश पत्तियों पर पड़ रही है, अब पत्तियों पर पड़ने के दौरान हमारे पास जो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस है, CO2 गैस है, इसके प्रेजेंस में। उसके बाद ये हम एक पौधा देख रहे हैं, फूल का एक पौधा है। इस पौधे की जड़ें जो है ये मिट्टी में गई हुई है। कहां है ये है आपका सॉइल। क्या है ये? आपका सॉइल का लेवल है यहां पर। इस जड़ को देखिए, ये है इस पौधे का जड़, इसको कहेंगे रूट। क्या कहेंगे इसको? रूट या जड़। अब इस रूट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रूट में बहुत छोटे छोटे महीन रोम्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अब इन छिद्रों के द्वारा यहां से वाटर, H2O, जल, जल के साथ खनिज, खनिज लवण जो है, मिनरल्स जो है, इस प्लांट में ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है? वो किसके द्वारा गति करती है? तो रूट के सहारे से ये ऊपर उठती है और पादप में एक पाइप होता है, जैसे कि हमारे शरीर में धमनी और शिरा होता है, उसी तरह से पादप में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है। अब जाइलम वाला जो है, जाइलम वाला जो पाइप होता है, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? तो जाइलम वाले पाइप की बात कर रहे हैं। तो जाइलम वाले पाइप का काम होता है, अब क्या काम होता है? तो देखिए कि जड़ द्वारा, जड़ के रोम के द्वारा जो मिनरल्स और वाटर ले को खींचा गया, वो जाइलम के माध्यम से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचेगा। किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। फ्लोएम जो भोजन बन चुका है उसको अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करेगा। कौन सा पाइपलाइन? तो फ्लोएम वाला पाइपलाइन। अभी हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का। पोषण की बात हम लोग बाद, पोषण की बात जो भी होगी वो हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग बस भोजन बनवाना इसको सिखाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो कहता है कि जाइलम के द्वारा जो है मिनरल और H2O जो है वो पौधे के पत्तियों तक पहुंची, पौधे के प्रत्येक पत्तियों तक पहुंची। अब पौधे में एक तो जमीन के अंदर से पानी को ये खींचता है, साथ ही साथ हम बाहर से भी इसको जल देते हैं। ठीक है? ताकि इसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। अब क्या क्या प्रेजेंस हो गया हमारा? सन प्रेजेंट है, सन से आने वाली लाइट एनर्जी प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और सॉइल के अंदर वाटर और साथ ही साथ मिनरल्स मौजूद है। अब इन सब की उपस्थिति में पादप क्या करता है? भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। अब देखिए बाय प्रोडक्ट में क्या निकला? फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है उसकी उपस्थिति में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन
O2 का निर्माण करती है, साथ ही साथ ग्लूकोज या शुगर का निर्माण करती है। C6H12O6 का निर्माण करती है ना। शुगर का वैसे होता है C12H22O11। जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें तो अलग अलग तरह से बात करेंगे। C12H22O11 इसका निर्माण करती है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में क्या छोड़ती है, तो ऑक्सीजन और शुगर। तो क्या क्या रहा हमारे पास, ये हमारे पास जो चीजें हैं, ये 3-4 चीजें जो है, ये यूज होने के बाद जो हमें बाय प्रोडक्ट मिला, जो हमें प्रोडक्ट मिला, वो क्या मिला, ऑक्सीजन मिला और भोजन मिला। क्या मिला, ये होता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसी प्रोसेस को पूरा करना, इसी प्रोसेस का पूरा होना ही प्रोसेस जो होता है, इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके वन लाइनर को। देखिए अब इसका वन लाइनर क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, कहता है कैल्शियम। और याद रखिएगा, और एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, यहां जो है लाइट एनर्जी तो है ही साथ में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है हमारे पास, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, लाइट एनर्जी भी है, सन भी है। अब साथ में इन पत्तियों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल भी है। क्या है, क्लोरोफिल भी है। अब बिना क्लोरोफिल के भोजन बनाना मुश्किल हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति भी हम लोग यहां पर दर्ज करके रखेंगे कि बिना क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है, ग्रीन कलर जो है पत्तियों के अंदर, वो किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो पादप द्वारा भोजन निर्माण का कार्य किया जाता है। पादप अपने लिए भोजन का निर्माण करता है और संसार के लिए भोजन का निर्माण करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बिना क्लोरोफिल के पॉसिबल नहीं है। चलिए अब वन लाइनर में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, कहता है अमॉन्ग द कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है। कौन कौन सा, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में से कौन सा केमिकल या फिर कौन केमिकल का क्लोरोफिल का घटक नहीं है। याद रखिएगा कैल्शियम जो है, यहां पर कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है द एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो वो जो एलिमेंट है क्लोरोफिल में जो मौजूद होता है उसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मौजूद एक एलिमेंट, एक तत्व होता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पाद। कहता है द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन प्लस, याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस O2 गैस प्लस C6H12O6, ये भी बाय प्रोडक्ट ही है। या इसी को आप लिखिए C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, ये जो शुगर है, शुगर इसको क्या कहते हैं, ये O2 ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है, ये तो रिलीज हो जाता है हमारे वातावरण के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो प्लांट के विभिन्न पार्ट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें फोटोसिंथेसिस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस तो होता ही है। ऑक्सीजन गैस जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, साथ ही साथ क्या होता है, जो शुगर होता है वो भी फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट ही होता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है हरे पौधों में इट हैपेंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह होता है, क्या होता है, CO2 ग्रहण करना और ऑक्सीजन मुक्त करना। क्या होता है, CO2 को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को मुक्त करना। देखिएगा जो CO2 गैसेस होती है, जो इन्वायरमेंट में CO2 गैसेस आती है, उस CO2 गैसेस को ग्रहण करता है पादप, और उसी CO2 गैस के मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसमें कि O2 गैस ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त करने का काम करता है प्लांट। ठीक है, वो भी कौन, हरे पौधे।
अगले पॉइंट में बात करते हैं, कहता है ग्लूकोज का सूत्र, जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा C6H12O6। अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर का क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा प्रयुक्त गैस, मतलब द गैस यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश जो पादप है, पौधे हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट अब्सॉर्ब्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं या किसका अवशोषण करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो हरे पादप होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो किसको अवशोषित करते हैं, किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। देखिए प्रश्न एक आंसर एक ही है, लेकिन प्रश्न के जो पूछने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो क्या कहता है अगला पॉइंट, द गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने के लिए जो इसेंशियल गैस होता है, जो उपयोगी गैस होता है, जो प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक गैस होता है वो कौन सा होता है, तो सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहता है सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है, कहता है अमॉन्ग द सनलाइट, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जब हमने फिगर को देखा और इसको समझा, हमने देखा फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए क्योंकि लाइट एनर्जी चाहिए अपने को। उसके बाद हमने देखा वाटर भी चाहिए सॉइल से या फिर बाहर से भी दे सकते हैं। हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ मिनरल्स की भी आवश्यकता है। लेकिन किस गैस की आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पर ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं थी। ऑक्सीजन तो खुद ही प्लांट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, किस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। चलिए इस स्लाइड से आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पॉइंट में क्या कहता है, कहता है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान रिलीज होती है, मुक्त होती है, वो कौन सा गैस होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस, वो ऑक्सीजन लिबरेटेड मतलब मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना किस क्रिया के दौरान, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किससे निकलता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस O2 गैस जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, तो याद रखिएगा H2O से। किससे, H2O से ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो क्या कहता है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहां से आती है, तो जल से आती है, वाटर से निकलता है। चलिए कहता है द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स रिजल्ट इन, कहता है पौधों द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा का के परिणाम स्वरूप जब पौधे के द्वारा जो अवशोषण हो रहा है, जो विकिरण ऊर्जा का जो अवशोषण हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, तो जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। प्रकाश का जो जल है उसका प्रकाश अपघटन होता है, मतलब फोटोलाइसिस प्रोसेस होता है। अगले पॉइंट पे देखिएगा, पृथ्वी पर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय, मुख्यतः जो O2 गैस है पृथ्वी पर किसके द्वारा उत्सर्जित होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा एल्गी, शैवाल जो होता है ये पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन, अधिकांश की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अधिकांश ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर किसके द्वारा मुक्त की जाती है, तो वो कौन सा है, शैवाल, एल्गी के द्वारा जो है वो मुक्त की जाती है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो याद रखना है जब हमें सनलाइट मिलेगा तब। तो सनलाइट कब मिलता है, तो डे टाइम में दिन वाले समय में, दिन या रात प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन या
रात। तो याद रखिएगा दिन के समय में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस घटित होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, रात नहीं होगा, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस समय प्रोसेस उल्टा हो जाता है। कई सारे पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कुछ पौधे, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है वो कब होता है, मुख्यतः दिन में होता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें, द प्रोसेस विच प्लांट्स सिंथेसाइज या प्रोड्यूस देयर फूड इज कॉल्ड। कहता है द प्रोसेस वैसा क्रिया बाय विच प्लांट जो है वो सिंथेसिस करता है या संश्लेषित करता है या उत्पादित करता है फूड को। फूड का निर्माण, भोजन का निर्माण जो है पौधे कब करता है, उसका निर्माण या उसका उत्पाद कब करता है, तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। मैंने बताया था बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में शुगर भी निकलेगा, C12H22 O11 भी निकलता है, मतलब वो पादप में संग्रहित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब स्टोर होने के बाद वही भोजन का यूज करता है पादप। ठीक है, अब चाहे पादप के ग्रोथ में हो या फिर पादप के अलग अलग क्रियाओं के अंतर्गत आए। कहता है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कहां, तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल जहां मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कहता है दीज टाइप ऑफ लाइट्स आर स्ट्रांगली अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। देखिएगा लाइट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लाइट में डिफरेंट वेव के कलर्स होते हैं। जब हम व्हाइट लाइट, सन से आने वाला जो व्हाइट लाइट होता है, सन से आने वाला जो व्हाइट लाइट होता है, इसमें 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, विबजियोर जिसको कहते हैं, है ना। इसमें से कहता है कि इन सातों में से सबसे अधिक अवशोषण जो है वो प्लांट किस कलर का करता है, किस वेव का करता है, तो याद रखिएगा ब्लू एंड रेड का। किसका अवशोषण करता है, ब्लू और रेड कलर का जो लाइट होता है इसका अब्सॉर्ब जो है, अवशोषित जो है वो अधिक करता है। कहता है इस प्रकाश को पौधे प्रबलता से अवशोषित करते हैं। These type of lights are strongly absorbed by plants। तो याद रखिएगा ब्लू एंड रेड कहां से आया, तो ये 7 कलर से आया है, VIBGYOR से आया है। देखिए द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय जो लाइट होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा रेड लाइट। कौन सा, लाल रंग जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे एक्टिव होता है। क्या कहा, द मोस्ट एक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो मोस्ट एक्टिव लाइट, तो अगर हम बात करें किसकी, कौन कौन सा लेता है, ब्लू और रेड लेता है, उसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव जो होता है वो कौन होता है, रेड कलर जो है सबसे एक्टिव होता है। अगले पॉइंट में है द लाइट विच इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फिर से वही चीज कि फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो लाइट है वो कौन सा है, तो रेड है, क्योंकि अवशोषण इसी का सक्रिय सबसे अधिक लाल रंग ही है, लाल जो लाइट है वो सबसे अधिक सक्रिय है, और इसी लाल लाइट का जो है अवशोषण भी अधिक होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी जो होगा यही होगा। चलिए, कहता है आर्टिफिशियल लाइट और मोनोलाइट कैन, कहता है कृत्रिम प्रकाश या चांदनी प्रकाश संश्लेषण को संभव बना सकती है। मतलब अगर हम अभी देखा हमने कि हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है मुख्यतः दिन में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है मुख्यतः दिन में होती है। लेकिन कभी कभी जो लाइट की उपस्थिति, कृत्रिम लाइट की उपस्थिति, और साथ ही साथ जो चांदनी रात होती है जिसमें चंद्रमा जो है फुल मून के केस में होता है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव बना सकती है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसीलिए यहां पर रात का भी ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डे में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है ना। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए कहता है दिस एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान जो है कौन सा ऊर्जा का कन्वर्जन जो है होता है, याद रखिएगा किन ऊर्जाओं का कन्वर्जन जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होता है। तो याद रख होगा आपको, हमने कहा था
कि वहां से क्या आ रहा है, तो वहां से लाइट एनर्जी आ रही है। कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी आ रही है। और क्या बना? तो लाइट एनर्जी की उपस्थिति में शुगर बना। क्या बना? शुगर बना, C12H22O11 बना। अब ये क्या है? ये क्या है? एक केमिकल है। क्या है? रासायन है। क्या है ये? एक रासायन है। तो जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, किस ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो लाइट एनर्जी का जो रूपांतरण है वो किसमें होता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल में होता है, रसायन में होता है। तो इसीलिए क्या है? लाइट टू केमिकल एनर्जी, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है। किस प्रोसेस में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में होता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। कहता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स है, कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटीपी का जो मॉलिक्यूल्स है, कहता है कितने मॉलिक्यूल्स का एटीपी जो है इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। प्रत्येक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितना एटीपी अणु का यूज होता है। ठीक है, तो एक अगर हमें C6H12O6 याद रखिएगा, C6H12O6 के लिए जो है कितना एटीपी अणु चाहिए होगा? क्या लिखा है यहाँ पे? 18 एटीपी अणु चाहिए। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण, मतलब ग्लूकोज का एक अणु अगर बनाना है, एक अणु का संश्लेषण अगर होगा किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो उसमें शामिल एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके अणुओं की कितनी संख्या होगी? मतलब एक अणु ग्लूकोज बनाने में, एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाने में 18 एटीपी जो है वो मॉलिक्यूल्स चाहिए, 18 एटीपी चाहिए। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। देखिए अगले पॉइंट में कहता है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। सोलर एनर्जी जो है वो एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इसी को क्या कहां होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में परिवर्तित होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो कहता है लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी बाय दिस प्रोसेस। लाइट एनर्जी जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वह कौन सा क्रिया है? याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में उसका कन्वर्जन होगा, उसका जो है रूपांतरण होता है। वह कौन सी क्रिया होती है? तो याद रखना अपने को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगले पॉइंट पे क्या कहता है? द सनलाइट एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इन। जो लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेती है, उस लाइट एनर्जी का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? याद रखना है, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में जो है उसका रूपांतरण होता है। हिंदी भी देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? सोलर एनर्जी, जो सूर्य की जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है? स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में जो है, कौन सा? प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। सोलर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगले, क्योंकि इसमें क्या होगा? स्टोर होगा ना। मैंने बताया शुगर जो रासायनिक ऊर्जा बन रहा है वो स्टोर होगा, चाहे वो एटीपी बने या शुगर बने या ग्लूकोज बने, वो क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर होने के लिए, स्टोर जब होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि स्टोर करने की बात हो रही है। कहता है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। कहता है प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करके संग्रहित करती है। मतलब जो फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। सेम चीज कहा हमने,
अभी जस्ट हमने बताया था कि जो फ्री एनर्जी होता है, जो मुक्त ऊर्जा होती है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कहता है इन नाइट टाइम इट्स एडवाइज्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री। रात के समय में पौधे के नीचे सोने के मनाही है, या फिर सोने को नहीं कहा जाता है, या फिर सोने की सलाह नहीं दी जाती है। कारण क्या है? तो रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हानिकारक गैस होता है मानव के लिए, तो कहता है इसीलिए नहीं सोना चाहिए। तो मतलब है रात के समय में पेड़ के नीचे सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ना सोने की सलाह दी जाती है, नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिस कारण से नहीं सोने के लिए कहा जाता है। चलिए, मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड और होगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, ये आखिरी स्लाइड है आपका। देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। देखिए, ध्यान से आप लोग समझें चीजों को, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देखिए क्या कहता है, अमॉन्ग द कोलेरा, क्लोरेला, क्लोरेला, टाइगर, earthworm and cascata. This has the maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy. कहता है इन सब में क्लोरेला, क्लोरेला, टाइगर, केंचुआ, अमरबेल में से कौन सबसे अधिक सूर्य ऊर्जा को, जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है उसको रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है? तो याद रखिए क्लोरेला। कौन है? तो क्लोरेला जो होता है वो, उसकी क्षमता अधिक होती है क्या करने में, जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है मैक्सिमम। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है अमॉन्ग द फोटोसिंथेसिस, अमॉन्ग द फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ रूट। तो याद रखिएगा, कहता है फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन सा काम जो है वो जड़ का नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस वो पत्तियों का काम है। पत्तियों में जो मौजूद क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। लेकिन जड़ का जो काम होता है, जड़ कहां है? मिट्टी के अंदर होती है। तो मिट्टी के अंदर से वो क्या लेगा? मिनरल्स लेगा, खनिज लवण लेगा, और साथ ही साथ क्या लेगा? जल को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। रूट्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जड़ नहीं कर सकता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण, जल अवशोषण और पोषक तत्वों में के अवशोषण में यह जड़ का कार्य नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण जड़ का कार्य नहीं है। अगले पॉइंट में देखते हैं, कहता है अमॉन्ग द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसका टूटना, डिके होना, सड़ना, वॉल्केनिक एक्शन, दिस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। इनमें से कौन सा प्रोसेस, देखिएगा कि रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमने पढ़ाया, तो उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा। कहता है उसके बाद डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर कोई टूटेगा, डिके होगा, वो सड़ेगा, गलेगा, तब भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और का रिलीज होता है। अगले की क्या है? वोल्केनिक एक्शन होता है, जब कोई ज्वालामुखी सक्रिय होता है या फटता है, उस क्रम में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें से इकलौता फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस इकलौता प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन का ही मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये क्या होगा? इसमें से अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ये नहीं बढ़ाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रियाओं में से यह पृथ्वी पर कार्बन चक्र, कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। अगले पॉइंट पे देखते हैं, इट इज हार्मफुल टू स्लीप अंडर द ट्री नाइट बिकॉज ट्री रिलीज।
रात के दौरान पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पौधे रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं? मैंने बताया कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और नहीं होने के कारण पादप जो है क्या करता है, जो ग्लूकोज उसने दिन में बनाया अब उसको खाएगा, उसका भोजन करेगा, मतलब उसको यूज में लाएगा, तो क्या करता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। याद रखिएगा रात के दौरान जो है पादप मोस्टली पीपल, नीम को छोड़ के, बरगद को छोड़ के और तुलसी जी, है ना, जिसका हम लोग पूजन करते हैं, इनको अगर हम अलग करते हैं तो बाकी मैक्सिमम जितने प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और भी कुछ जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इतना तो है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो है ऑक्सीजन है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। आखिरी पॉइंट में कहता है photosynthesis using the invisible part of sunlight is done by some, कहता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग, जो अदृश्य भाग है, हमने बताया कि लाइट कौन सा, तो ब्लू और रेड लाइट का यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो कहता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग, अदृश्य मतलब इनविजिबल जो पार्ट होता है, का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, वो भी अदृश्य भाग का उपयोग करके, जो इनविजिबल पार्ट होता है उसके द्वारा उपयोग करके कुछ जीवाणुओं के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण कराया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी पॉइंट्स मैंने प्रकाश संश्लेषण के ऊपर बताया या फिर इसमें मैंने क्लियर किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अधिक से अधिक कमेंट करें, कोशिश करें कि अपने दोस्तों तक इसको भेजें ताकि हमारा सब जो जो भी हमारा मोटिव है वो फुलफिल हो सके, ताकि जो भी हम चाह रहे हैं, जो हमारे अंदर है ना, हम चाह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने रखें। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें जब भी वीडियो को आप देखते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तब तक अच्छे से देखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।